सुदर्शन शर्मा दिल्ली से आज आप सबके बीच हूँ और एक ऐसी शख्सियत से आज आपको मिलवाने जा रही हूँ जो अपने आप में बहुत अजीम है, बहुत बड़ी समाज सेविका है, आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं। और इससे पहले कि मैं उनका और परिचय दूं, मैं उनको आपके सामने लाती हूँ। बाकी उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनेंगे। तो स्वागत कीजिए आदरणीय पूनम खंगरोट जी का। आइए पूनम जी। नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी साहित्य संस्थान के सम्मानित पटल पर। मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज दोस्तों, आज किरदार जिंदगी के 90वीं कड़ी में, 89वीं कड़ी में, अभी 90 में एक कम है, 89वीं कड़ी में हम आदरणीय पूनम खंगरोट जी से मिल रहे हैं। आदरणीय पुष्पलता तनेजा जी का हमेशा की तरह सबसे पहले आगमन हुआ है। आपका स्वागत है पुष्पलता जी, नमस्कार। आपकी उपस्थिति को सादर नमन है। तो पूनम जी, सबसे पहले, इससे पहले कि हम आगे और बातचीत करें, पहले आप थोड़ा सा अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइएगा। जी नमस्कार आप सभी को मेरा। मैं पूनम खंगारोत हूँ और मैं एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड अभी रिटायर हो गए हैं और बहुत एक प्राउड आर्मी वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं और मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं। बेटा टूरिज्म में है, बड़ी वाली बिटिया जो है वो लॉयर टर्न्ड इनटू फिटनेस कोच एंड यंगेस्ट जो है वो साइकोलॉजिस्ट है। ये मेरा एक छोटा सा परिवार है। मैं एनिमल लवर हूँ, तो मेरे पास डॉग्स हैं, वो मेरे पेट्स मेरे साथ हैं। ये मेरा एक छोटा सा परिवार है। तो जैसा कि मैं आपके उसमें पढ़ रही थी परिचय में, आप समाज सेवा की ओर बहुत ज्यादा उन्मुख हैं। मुझे ये पूछना है कि कब से आप उसमें जुड़ गई हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ गई हैं? क्योंकि समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ने के लिए कोई ना कोई प्रेरणा, कोई हादसा, कोई इंसिडेंट या कोई मनुष्य ऐसा होता है जो आपकी प्रेरणा बन जाता है और आप उस साइड लग जाते हैं। तो मैं उस बारे में जानना चाहती हूँ कि कब से और कैसे जुड़ी आप? जी, मेरी मदर भी गजटेड ऑफिसर थी और ग्राम सेविका ट्रेनिंग सेंटर होता था, उसमें भी वो चीफ इंस्ट्रक्टर रही हैं। मेरी मदर मेरी मोटिवेशन मुझे मेरी मदर से मिला। मैं उन्हें देखती थी, आंगनबाड़ी आती थी उनके पास ट्रेनिंग के लिए, तो मैं बचपन से उन्हें देखा करती थी कि वो किस तरह से लोग उनके पास आते हैं और रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये ऐसा क्या करती हैं, ऐसी क्या जादू की छड़ी घुमाती हैं कि लोग इतना खुश होकर चले जाते हैं और उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो मुझे लगा कि जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझ में ये समझ आती गई और मैं गॉड ब्लेस हर सोल, अभी वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मेरी प्रेरणा उन्हें मानती हूँ कि उनका अगर मैं अंश मात्र भी कुछ कर पा रही हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से मैं कर पा रही हूँ। उसके बाद मेरी शादी जब आर्मी ऑफिसर से हुई, तो आर्मी ऑफिसर से शादी के बाद में हम लोग ऑटोमेटिकली आवा से जुड़ जाती हैं, आर्मी वाइफ्स। तो आवा आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन जी। तो वहां पर वेलफेयर वर्क ही होता है सारा, वेलफेयर एसोसिएशन में। तो मेरा सपने को एक साकार जो हुआ वो 35 साल पहले, जब मैं शादी होकर के 1988 में हस्बैंड के साथ ज्वाइन किया, तब से मेरा सपना साकार हुआ। मैं तब से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ी हूँ। पहले जब तक हस्बैंड के साथ रही आर्मी में, तब तक मैं अपने सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण के लिए कार्य करती रही। और उसके बाद मैं 2010 से ही, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड के रिटायरमेंट से पहले ही मैं सिविल में शिफ्ट कर गई थी बच्चों की एजुकेशन की वजह से। तो फिर मैंने बाहर आकर के बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ती चली गई और एक लंबी एक कतार बनती चली गई और लोगों से जुड़ाव होता गया। मैं बहुत सारी संस्थाओं के साथ अभी वर्तमान में कार्य कर रही हूँ। जी, तो जैसा कि आप बता रही हैं कि आप आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं और आर्मी के वातावरण में काफी समय तक रही, तो आपने बहुत कुछ ऐसा भी देखा होगा कि जो आप हमसे शेयर कर सकें। बहुत सारी वार्स, कम से कम 1-2 वार्स तो ऐसी हुई है जरूर हमारे सामने भी, कि जो आप हमसे शेयर कर सकती हैं।
तो उस समय आपको आपके हस्बैंड ड्यूटी पर रहते होंगे, गैलेंट्री अवार्ड विनर है तो अंडरस्टूड है कुछ ना कहीं रहे होंगे बाहर। तो ऐसे में एक तो आप बच्चों के साथ और फिर अपने समाज सेवा के साथ कैसे कोप अप करती थी? मुझे लगता है कि जब ईश्वर कोई किसी को कुछ ऐसी कोई चीज देता है तो उसमें अपने आप एक हिम्मत, अपने आप एक, जब एक सैन्य अधिकारी की पत्नी जब बना के भेजा तो एक ईश्वर ने अपने आप एक हिम्मत बना करके भेज दिया मुझे। और अगर मैं हिम्मत नहीं रखती तो मुझे नहीं लगता कि मैं मेरे तीनों बच्चों की परवरिश भी कर पाती, और मैं मेरे बच्चों के साथ साथ मेरे साथ पूरे हमारी जो पलटन, हमारी जो यूनिट्स होती हैं उसके सारे हमारे जितने भी फैमिलीज होती हैं, हमारी जो लोअर रैंक फैमिलीज होती हैं, वो सब भी हमारी जिम्मेदारी होती है। तो हम सबकी समस्या तो सेम होती है। मेरा हस्बैंड अगर आज कारगिल वॉर में है तो मेरी यूनिट के और भी बाकी सबका हस्बैंड भी वही है, तो सबकी समस्याएं सेम होती हैं। और हम लोग का ड्यूटी होती है कि हम उनके परिवारों को लुक आफ्टर करें, साथ साथ अपने परिवार के। तो ये एक दोहरी भूमिका कहें या पता नहीं कितने टाइम्स वाली भूमिका कहें, वो हमें करनी पड़ती है, और ईश्वर हिम्मत देता है। और वक्त भी कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि कैसी कैसी समस्याएं आ जाती हैं ऐसे समय में? जी, मैं छोटी छोटी समस्याएं तो चलती रहती हैं, उनको मैं समस्या कहूं या एक जिंदगी को सिखाना कहूं, कुछ भी कह सकते हैं उसको। समस्या जी। नहीं, वो हमें बहुत कुछ सिखा के चली गई। कारगिल वॉर के समय का मैं इंसिडेंट और भी कई जगह मीडिया के माध्यम से शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं एक इंसिडेंट आपसे शेयर करती हूँ। मेरा बच्चा उस वक्त 5th क्लास में पढ़ता था, एल्डेस्ट चाइल्ड मेरा। जी। कारगिल वॉर चल रही थी, पूरी इंडियन आर्मी जो है वो कारगिल में लगी हुई थी, मेरे हस्बैंड भी, उस पर हेडिंग था मेजर सहित 4 मरे। तो 5th क्लास का बच्चा अच्छा। पूरी रीडिंग करता है जी। तो 5th क्लास का बच्चा पूरी अच्छे से रीडिंग कर पाता है। वो मेरे पास हम्म। कांपते हाथों से न्यूज़पेपर लेकर आता है, और पूरा उसका यहाँ से यहाँ तक आंसू भरे हुए हैं, और आके मुझे कह रहा है कि मम्मा मुझे मेजर का नाम पढ़कर बताओ। क्योंकि एक वो जो इनसिक्योरिटी होती है, वो चाहे बच्चों में हो चाहे हम में हो, मतलब बैक ऑफ द माइंड तो आपको सबको लगता ही जी। रहता है कि कभी भी कोई ऐसा समाचार ना आ जाए। अब वो जी। जब जी, उसको डिनाई नहीं कर सकते। जी, तो बच्चा जब न्यूज़पेपर लेकर आया तो वो एक वाइफ भी थी मैं, एक माँ भी थी मैं। मुझे मेरे बच्चे को भी हिम्मत नहीं तोड़ने देना था, और मतलब मैं खुद इतना घबरा गई क्योंकि छोटी-छोटी खबर, वहाँ से हम लोग बिल्कुल डिस्कनेक्टेड थे। वहाँ से किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं था। तो हमें कहीं से भी न्यूज़ से या कोई भी न्यूज़ आती थी, हमें हर वक़्त एक घबराहट रहती थी। हर वक़्त के कहीं कुछ अनहोनी की खबर ना आ जाए। हर वक़्त ये एक एहसास रहता था, ना सिर्फ मुझे, जो भी सब वहाँ फैमिलीज़ थी पीछे, जो जिनके भी हस्बैंड्स आगे वॉर में थे, सबके साथ यही सिचुएशन थी। तो मैंने उस वक़्त बच्चे से कहा, मैंने कहा बेटा आप अपना न्यूज़पेपर खुद पढ़िए। क्या लिखा है आप उसमें नाम भी पढ़िए, और आप देखो कि किसका नाम है। फिर उसने, बच्चे ने जैसे-तैसे हिम्मत करी और वो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। फिर उसको हिम्मत करके फिर मैंने थोड़ा-सा उसको शांत किया। तो वो जो सिचुएशन होती है वो शब्दों में बयाँ नहीं कर सकते हम लोग। क्योंकि वो मेरी खुद की सिचुएशन ऐसी है कि मेरा तो जो कुछ भी है मेरा पति है। और मैं बच्चे, एल्डेस्ट बच्चा जी। 5th क्लास में है, उससे छोटे 2 बच्चे और हैं। तो मैं उन्हें कैसे सँभाल पाऊँगी, अगर मैं टूट गई तो? तो मुझे खुद को भी नहीं टूटने देना है, बच्चों को भी रखना है, और फिर ईश्वर हिम्मत देता है। बस मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, वही हिम्मत, उन्होंने हिम्मत दी। लेकिन ये इस तरह के जी। इंसिडेंट्स जी। जी। बहुत बुरी तरह से झिंझोड़ जाते थे इस तरह के, और ये जब तक कारगिल वॉर रही तब तक हम्म। रोज़ाना का इंसिडेंट होते थे ये। और जो इसी के साथ जो सबसे प्यारी चीज़ थी, वो ये थी कि मैं मेरे जीवन काल में जिनसे भी मिली, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको कि मैं, मेरी एक कुछ पल की मुलाकात ही रही होगी। उस समय मेरे पास बहुत लोगों के मैसेजेस और कॉल्स आए हैं कि आपके हस्बैंड ठीक है ना? वो मुझे एक बहुत हिम्मत हम्म। देते थे सब लोग, बहुत एक हिम्मत मिलती थी हम्म। कि मेरे साथ इतनी दुनिया है। मेरा हस्बैंड अगर आगे है वॉर में, तो मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, ना सिर्फ मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन तो है ही मेरे साथ, आर्मी तो है ही, उसके हम्म। अलावा मैं सिविल में रह रही थी, तो मेरे सिविल में भी
हजारों करोड़ों लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो मुझे बहुत हिम्मत देते थे सब लोग। इस तरह बहुत की बहुत घटनाएं वाकई दरअसल। आप लोगों के लिए बहुत हिम्मत। आर्मी आर्मी वाइफ्स के लिए और आर्मी पर्सनल्स के लिए, सबके लिए ही वाकई आप लोगों पर हमें गर्व, बहुत गर्व है। आप हैं तो हम हैं। थैंक यू। दूसरा और कोई प्रश्न पूछूं इससे पहले पटल के उस पार मैं, कुछ लोग जुड़े हैं। आदरणीय कुमार सुरेंद्र शर्मा सागर जी पटल के मुख्य सलाहकार हैं, जुड़े हैं। नमस्कार भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदरणीय रीटा सक्सेना जी जुड़ी हैं। रीटा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमन आपकी उपस्थिति को। आदरणीय पुष्पलता तनेजा जी कह रही हैं हमें आप पर गर्व है। और आपने के बहुत सारे अवार्ड मिले आपको। सबसे पहली बात मैं आप करना चाहती हूँ, जो यह राजस्थान बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है, जी जी, वो किस लिए और कैसी अचीवमेंट थी वो आपकी, जिसके लिए आपका उसमें नाम दर्ज है? जी, राजस्थान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है, इन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और बहुत सारा उन्होंने मुझे क्वेश्चनेयर भेजा था। मेरे सारे उन्होंने प्रूफ्स मांगे थे मुझसे, मेरे जितने भी समाज सेवा से रिलेटेड कार्य थे वो सब उन्होंने पूरा टैली किया उन्होंने पहले अच्छी तरह से। उसके बाद उन्होंने चूज किया, कई लोगों को उन्होंने अप्रोच किया होगा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैम अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिर मेरे पास इंफॉर्मेशन आई और इन्होंने मुझे जोधपुर में बुला करके सम्मानित किया था राजस्थान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अच्छा के लिए। जी, तो मेरे समाज सेवा के अच्छा, क्षेत्र से रिलेटेड ही था ये। तो ये अधिकतर अवार्ड आपके समाज सेवा के लिए ही रहे होंगे, आप बहुत सामाजिक कार्य। अच्छा, इस सिलसिले में मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। ये समाज सेवा का कार्य अपने आप में है बहुत बड़ा, वास्ट। इसमें जी जी, टाइम जाता है, इसमें श्रम जाता है, इसमें आपको, चलिए आप फेमस भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन पैसा भी लगता है। वो पैसा मतलब कहाँ से आप अरेंज करती, कैसे अरेंज करती हैं आप? क्योंकि देखिए इतने बड़े लेवल पे काम करने के लिए थोड़े पैसों में तो काम चलता नहीं है। जी तो जी। ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पैसे की भी कैसे आप वो कर पाती हैं? सबसे पहले तो जब हम समाज, ये सबसे बड़ी समस्या है किसी भी समाज सेवी के लिए, क्योंकि जी आप अपनी पॉकेट से आप कब तक और कितना करेंगे। अगर आज मैं जी मेरे बारे में ही बताऊं तो मैं एक रिटायर्ड आर्मी अफसर की वाइफ हूँ। तो मैं जी, सही एक बात है। मैं पेंशन मेरे, जी, पेंशन आती है हाँ मेरे हस्बैंड की, उसी में। तो हाँ हस्बैंड भी कई बार मुझे धीरे से बोल देते हैं कि देखो तुमने बहुत समाज सेवा करी और करती जा रही हो, अब मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करेगी तुम्हें, जी, बहुत ज्यादा मैं तुम्हें नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे लिए। तो नहीं बड़ी प्रैक्टिकल बात है ये। प्रैक्टिकल बात है ये, और मैं मेरे हस्बैंड से पूरी तरह सहमत हूँ कि नेचुरली वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम कार्य करने लगते हैं, जब आप एक जुनून आपके अंदर जब समाज सेवा का आता है, तो ईश्वर भी आपका साथ देता है और लोग आपसे इस तरह के जुड़ जाते हैं। आपको आपके फ्रेंड्स, आपके नोन, आपके मामाशाह ऐसे ऐसे आपके साथ जुड़ जाते हैं आपके कार्यों को देखते हुए। अगर कोई भी कार्य कर रही हूँ, अगर मैं वो पैसा आपसे पैसा मांग करके मेरी जेब में डाल रही हूँ तो भी आप मुझे समझ जाएंगी, और अगर वो कार्य मैं किसी कार्य में लगा रही हूँ तो भी आप मुझे जान जाएंगी। तो हम्म, ये ईश्वर की मेहरबानी है, या मेरे कार्यों से प्रभावित होकर के मुझे मदद करने वाले हमेशा आगे से आगे मिलते रहते हैं। और मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे एक जरिया बनाया कि मैं कर रही हूँ, और मेरे को साथ में आगे बढ़ाने के लिए बहुत लोग साथ जुड़ जाते हैं। तो मैं उन चलिए ये सभी तो बहुत अच्छी बात है। आपके माध्यम से भी धन्यवाद करती हूँ जो मुझे जी, मेरे कार्यों में इतना साथ दे रहे हैं। जैसे ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सबसे बड़ी समस्या हमेशा पैसे की बनी रहती है और एक जी, मैन पावर की बनी रहती है। आप बिल्कुल खड़े बिल्कुल। होते हैं लेकिन मैन पावर कई बार नहीं मिलती। लोग पैसे से भी मदद कर देंगे, लोग जी कैसे भी काइंड में मदद, लेकिन मैन पावर करने के लिए साथ जो हाथ मिलता है वो आसानी से नहीं मिलता। तो जी आपके जी, पास अगर मैन पावर भी है और पैसा भी है तो फिर तो बहुत अच्छी बात यस। है। और और भगवान करे आप इसमें और सफल होती रहें। तो अच्छा, एक आप रोटी बैंक की संचालक हैं। जी जी, ये रोटी बैंक किस तरह से काम करता है और क्या किस समय काम करता अ, है ये? रोटी बैंक, जैसा कि नाम है रोटी बैंक, ये एक रोटी का जी बैंक है
जहाँ पे रोटी कलेक्ट की जाती है और जरूरतमंद जी तक पहुंचाई जाती है। तो इसमें ये मैंने 2016 में शुरू किया था रोटी बैंक को। आज के हमारे एमएलए हैं आदरणीय श्री बाल मुकुंदाचार्य जी, उन्होंने मेरे रोटी बैंक का इनॉग्रेशन किया था। और मैं दिल्ली की एक संस्था थी रोटी बैंक, उसका मैंने यहाँ पर जयपुर में उसकी एक शाखा खोली थी 2016 में। तब से लेकर के मैंने कार्य किया रोटी बैंक के लिए। तो बस मैं कलेक्शन करती थी और मैं जरूरतमंद तक पहुंचाती थी रोटी को। तो जैसे मेरी कॉलोनी में जहां मैं रह रही हूँ, तो वहां मैंने सब जगह अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पैम्पलेट्स वगैरह, या किसी को वर्बली बता दिया कि मैं रोटी बैंक चलाती हूँ, तो आप अपने घर से 4 रोटी और सब्जी पैक करके मुझे दे दीजिए, तो मैं जरूरतमंद तक पहुंचा दूंगी। तो 2 रोटी 4 रोटी जिसी भी तरह का हर एक के घर में खाना बनता है, तो पैक करके आप दे दीजिए। तो इस रोटी बैंक के क्रम में मुझे बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने पूरी पूरी बस्तियों की रोटी का व्यवस्था एट अ टाइम कर दिया। कई जी तो मैंने एक पर्टिकुलर जगह नहीं चुनी इसके लिए कभी भी। मैंने कभी किसी कच्ची बस्ती में किया, कभी हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाकर के उनके अटेंडेंट्स जो गांवों से आते हैं उनके लिए किया, कभी मेंटल हॉस्पिटल के बाहर जाकर के किया। तो अलग अलग जगहों पर जो लेबर काम कर रहे होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वहां जाकर किया। इस तरह से रोटी बैंक को चला रहे हैं। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आप 250, कम से कम 250 अवार्ड की विजेता हैं। और इन सब में मुख्य अवार्ड्स का नाम लेती हूँ, आप सुनिए, मैं गिनती गिनती थक जाऊंगी, लेकिन ये आगे आगे लेती हुई नहीं थकेंगी। ईश्वर इनको और शक्ति और हिम्मत देगा। मदर टेरेसा अवार्ड से आप नवाजी गई हैं, इंडियन आइडल अवार्ड से नवाजी गई हैं, अब्दुल कलाम अवार्ड इन्हें मिला है, राष्ट्र गौरव अवार्ड मिला है, नारी शक्ति अवार्ड और गांधी पीस अवार्ड मिलाकर 250 से 300 अवार्ड आपको मिल चुके हैं। तो एक है, आप हमारा किताब घर की फाउंडर हैं। जी, हमारा किताब घर क्या है, कैसी संस्था है ये? जी, मैं हमारा किताब घर एक अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए मैंने इसको स्टार्ट किया था। मैंने 2012 से 2018 तक अपना एक प्री प्राइमरी स्कूल भी चलाया है, कैडेट्स कॉर्नर प्ले स्कूल के नाम से। तो वो मैंने जी जयपुर में सेटल होने के बाद में मैंने इसको स्टार्ट किया था। तो जब मेरे पास मेरा प्री प्राइमरी स्कूल चला रही थी, तो मेरा स्कूल एक, मेरे पास प्लेस थी और मेरे पास मैन पावर थी। तो तब मैंने 2014 में अपना किताब घर का मैंने इनॉग्रेशन करवाया हमारे लोकल पॉलिटिशियन को बुला करके, और मैंने किताब घर शुरू किया अंडर प्रिविलेज बच्चों से, जिसमें मैंने, मेरा जो मुख्य उद्देश्य था बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट्स डेवलप करना। क्योंकि अंडर प्रिविलेज बच्चे जो आते हैं आजकल, लेबर्स भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए जरूर भेजते हैं। आजकल ये थोड़ी सी अवेयरनेस समाज में आ गई है। तो वो बच्चों को जी जो जी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी 8th क्लास के बच्चे, 7th क्लास के बच्चे प्रॉपर हिंदी की रीडिंग भी नहीं कर पाते हैं, और इंग्लिश तो बहुत ही पुअर है, बहुत पुअर है। तो मेरा जो मकसद होता था वो इसको इम्प्रूव करना। इसके अलावा आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज इन बच्चों को नहीं मिल पाती हैं, जैसे कि कैरम बोर्ड इनको खेलना नहीं आता। जब मैंने इन्हें कैरम बोर्ड दिया, तो 10 बच्चे एक कैरम बोर्ड पर बैठ करके और लड़ाई कर रहे थे, हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे। फिर उन्हें सिखाया कि ये सिर्फ 4 ही लोग खेल पाते हैं। तो इस तरह से मैंने धीरे धीरे बच्चों के आते गए, बच्चों को मैं अलग अलग एक्टिविटीज से कनेक्ट करती गई। मैं बहुत सारी वर्कशॉप्स करवाई, गुड टच बैड टच से रिलेटेड वर्कशॉप्स करवाई। फिर मैंने टाइकोंडो बच्चों को करवाया, समर कैंप करवाया, टाइकोंडो को बच्चों को टाइकोंडो सिखाया। स्केटिंग के लिए मैंने उनके लिए क्लासेस करवाई बच्चों के लिए। 4 बच्चों ने इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी मिला उन्हें, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था स्केटिंग के। तो मेरे 4 बच्चों को इंटरनेशनल लेवल का भी सर्टिफिकेट मिला उन्हें। तो इस वाह तरह से मैं बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज करती रही। कोविड के टाइम से मैंने उन्हें बुलाना बंद कर दिया घर में, क्योंकि एक तो मेरा स्कूल भी मैंने वाइंड अप कर दिया था, और कोविड जी के टाइम पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम सबके घरों में थी। ये एक वैश्विक महामारी ने सबको बहुत ज्यादा डरा दिया था। तब से मैंने बच्चों को बुलाना बंद करके, मैं आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज के साथ उनके लिए फ्रूट और मिल्क तो मस्त था, और जो भी मेरे से बन पड़ता था मैं उनके लिए न्यूट्रिशियस फूड की भी व्यवस्था करती थी। और ये ट्वाइस अ वीक, सैटरडे संडे होता था, क्योंकि बाकी के डेज बच्चे स्कूल जाते थे।
तो बच्चों को इस तरह से जोड़ के फिर स्कूल के बाद मैंने, जब ये कोविड के टाइम से मैंने बंद किया, तो बच्चों को सिर्फ, आज भी मेरे पास बच्चों की कोई जरूरत होती है तो बच्चे मुझ तक अप्रोच करते हैं, मैं उनकी वो जरूरत पूरी करती हूँ। अब मैं उन्हें अपने घर ना बुला करके अब वो लोग मुझ तक पहुंचते हैं और मैं उनकी जरूरत पूरी करती हूँ। हमारा किताब घर का जो कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग कोई भी शुरू कर सकता है, अपने घरों से भी स्टार्ट किया जा सकता है। इसमें अंडर प्रिविलेज बच्चों को जैसे भी हमें मौका मिले, जो भी समाज सेवा से जुड़ना चाहे, वो अब एक छोटी सी जगह में उन्हें बुला करके, उन्हें स्टोरी टेलिंग क्लासेस करा के, उन्हें पंचतंत्र की कहानियां, इस तरह की चीजें सुना करके हम बच्चों को किसी भी तरह से हमारा किताब घर जैसे मैंने स्टार्ट किया, इस तरह से आप लोग भी कहीं भी, कोई भी इस फील्ड में काम करना चाहे तो वो छोटी छोटी जगह, अपना जो बैकयार्ड्स होते हैं उसमें आप कर सकते हैं। बच्चों को बेसिकली हम लोग मोटिवेट करने के हिसाब से इस तरह की क्लासेस करते हैं। जी पूनम जी, जी बहुत सुंदर बातचीत चल रही है। क्षमा चाहती हूँ, बीच में मुझे जुड़ना नहीं था, लेकिन नेटवर्क इशू है। सुदर्शन जी पुनः जुड़ेंगी अभी कुछ ही क्षण में। जी तब जी तक आप बता सकती हैं अपनी उस यात्रा के बारे में, जिस यात्रा के बारे में शायद जो हमारे दर्शक हैं या आपके रिलेटिव्स हैं या आपके जानने वाले हैं, उन्हें भी आपकी उन तकलीफों के बारे में शायद ना पता हो जो आपने झेली हैं, या जी कई बार जब आप कुछ अच्छा करते हो समाज के लिए तो लोग रोकने की भी कोशिश करते हैं, टोकने की भी कोशिश करते हैं। तो जी। ऐसे समय में जो मोटिवेशन आपके लिए रहा, वो कौन-सा ऐसा शख्स रहा है? आप बताएँ। और सुदर्शन जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। जी। जी जी जी। जी, क्षमा कीजिएगा पूनम जी। नहीं नहीं। नेट गड़बड़ कर देता है कभी-कभी। जी जी जी। तो मैं पटल के उस पार पहले कुछ लोगों से कर लूं। आदरणीय मंजर गोरखपुरी जी जुड़े हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका, वंदन अभिनंदन। मीनाक्षी जी जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय उमंग सरीन जी जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात कर रहे, क्या हुआ आज दिल्ली में नहीं है, मेरे दिल्ली में नहीं होता, मैं कहीं और हूँ, वहां का नेटवर्क वीक है। मेरा जी, कभी नेटवर्क कभी वीक हो नहीं जाता होता। है। जी जी, जी। तो हाँ, किताब घर के, तो मैं ये पूछ रही थी, किताब घर में आप जैसे बच्चों में रीडिंग हैबिट डेवलप डेवलप करने की कराते हैं। कोशिश कर रही हैं, तो उसमें आप किताबें जो हैं आप अरेंज करती हैं, तो जी क्या कोई अगर आपके पास भेज देता है, या आपने अगर कुछ ऐसी लाइब्रेरी वगैरह बनाई हुई है, तो वहां क्या भेज सकते हैं किताबें? बिल्कुल, अभी भी कोई भी चलता है? भेज सकता है। जी, जी, बिल्कुल कोई भी भेज सकता है। मैंने एक छोटा-सा एक लाइब्रेरी ही बनाया था, जिसमें जी, मोस्टली मैंने स्टोरी बुक्स, क्योंकि जो मॉरल स्टोरीज़ आती हैं, मेरी कोशिश ये होती थी कि मॉरल स्टोरीज़ के थ्रू हम बच्चों को मॉरल एजुकेशन दे सकें। क्योंकि उन जी, बच्चों को नानी-दादियाँ उन्हें कहानियाँ सुनाने वाली नहीं हैं। और आज जी, के समय में हमारे घरों में भी ये समस्या आ गई है। तो ये हाँ, लेबर क्लास में तो हम इस बात को आम समझ ही सकते हैं कि ये तो आम समस्या है लेबर्स की। हुँ, तो मुझे लगा कि क्यों ना इनको हम स्टोरी टेलिंग सेशंस रखे जाएँ बच्चों के लिए, तो हुँ, कहानी बच्चों को शौक भी आता है, एक इंटरेस्ट जागृत होता है उनका कि कहानी सुनने का, बड़ी खुश होकर के कहानी सुनते हैं। तो उसके माध्यम से भी हम उन्हें, बच्चों को काफ़ी मोटिवेट कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी बुक्स मुझे लोगों ने
अपने घरों से भी दी। बहुत धन्यवाद करती हूँ उन सबका। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मुझे मिली, पंचतंत्र की कहानियां, मुझे बहुत सारी बाइंड करी हुई बुक्स पूरी की पूरी मुझे दी गई डोनेशन मेरी लाइब्रेरी के लिए। तो मैं उन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इस आपके माध्यम से भी, कि उन्होंने मेरे को आगे मेरे बच्चों तक पहुंचने के लिए मुझे मोटिवेट किया, मुझे एक इस तरह की मदद करके आगे बढ़ाया, और समय समय पर लोगों का मुझे साथ मिलता रहा, और मैं इस तरह आगे बढ़ती रही। जी, तो जैसा कि मैंने पाया है, आप कुछ लिखते भी हैं थोड़ा बहुत? बहुत ज्यादा नहीं, बस मुझे पढ़ने का शौक है, लिखने से ज्यादा मुझे पढ़ने का शौक है। तो मैं पढ़ती ज्यादा हूँ, और दो शब्द आपके चुराए, दो पड़ोसी के चुराए, और ऐसे करके छोटा सा कुछ लिख देती हूँ कभी कभी। मैं खुद बहुत लेखिका नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन एक बायोग्राफी है आपकी। जी जी, वो उसके बारे में बताइए कुछ। जी जी, मेरी वर्ल्ड बुक ऑन अर्थ में मेरी बायोग्राफी पब्लिश हुई थी। उसमें उन्होंने मुझसे मांगी थी मेरी बायोग्राफी, पूरा डिटेल मांगा था, और फिर उन्होंने उसको पब्लिश किया था। तो पूरी मेरी लाइफ हिस्ट्री थी उसके अंदर, वर्ल्ड बुक ऑन अर्थ में 2021 में मेरी पब्लिश हुई थी। अच्छा, आदरणीय पुष्पलता तनेजा जी उस पार से कह रही हैं कि आप किताबें भेजने का पता बताएं। जी, मैं आपको भेजती हूँ, और आप बता दीजिएगा। मेरा C3/237 चित्रकूट, वैशाली नगर, जयपुर। C3/237 चित्रकूट, वैशाली नगर, जयपुर। दर्शक, वैशाली नगर। दर्शक दोबारा सुनिएगा, C3/237 चित्रकूट, जयपुर, वैशाली नगर। जी जी। तो इस पते पर आप जो भी चाहें अपनी पुस्तकें भेज सकते हैं। आप सबकी पुस्तकों का, आप सबकी मदद का स्वागत है। और अब आप का मतलब परिवार का कैसा सहयोग रहा, बच्चों का? क्योंकि बच्चे जब छोटे रहे होंगे, उनको बहुत जरूरत रहती होगी आपकी, तो परिवार का कैसा सहयोग रहा आपकी समाज सेवा के लिए, खासतौर पे अब सिविल में जब आप आ गए? जी जी, परिवार का सहयोग के बिना एक महिला के लिए बहुत मुश्किल है घर से बाहर निकल पाना या किसी भी कार्य को करना। तो मैं इसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ मेरे पति का और मेरे बच्चों का, जिन्होंने मुझे कभी भी कोई ऑब्स्टिकल उनकी तरफ से नहीं आया कि आप ये काम नहीं करेंगे या आप ये काम के लिए नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे हमेशा सहयोग किया। मेरी दोनों डॉटर्स जो हैं, वो दोनों हॉस्टल्स में रही, लेकिन जब जब वो जयपुर आ रही थी, आती थी, और मेरा कुछ ना कुछ चलता रहता था, तो वो हमेशा मुझे सहयोग करने के लिए आती थी। उन्होंने आज भी मुझे सहयोग करती हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में अपने परिचय में बताया, एनिमल लवर भी हूँ। तो मेरे आसपास के सारे स्ट्रे डॉग्स जो हैं, स्ट्रे एनिमल्स और भी जो हैं, सबको मेरे बच्चे फीड भी कराते हैं। और अपनी सैलरी से, अगर मैं कभी बोल दूं बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, मम्मा हम हमारी सैलरी से कर देंगे, उनके लिए डॉग फूड भी आएगा, तो कैट फूड भी आएगा, और दूसरे पशुओं के लिए भी सामान आएगा। तो बच्चे मुझे बहुत मदद करते हैं, और हस्बैंड का भी पूरा सहयोग रहता है। तो मतलब मेरा ये मानना है कि हम महिलाएं गृहस्थी सबसे पहले आती है, और उन सब के कामों के बीच में ये समय निकालना एनिमल्स के लिए, लोगों के लिए, अपनी संस्थाओं के लिए, जिन संस्थाओं से आप जुड़ी हैं उनके लिए, ये समय आप कहाँ से लाती है? मैं अक्सर सुनती हूँ, खासतौर पे महिलाओं को ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। वो टाइम कैसे आप मैनेज करती हैं? मेरे परिवार में भी मुझे मेरे हस्बैंड बहुत मेरा मजाक बनाते हैं कई बार, कि कितनी भी बीमार पड़ी है तुम्हारी मम्मी, बच्चों से कहते हैं, और अगर इन्हें कह दो कि अभी वहां पे मदद के लिए पहुंचना है, तो ये बिल्कुल इनके अंदर जान आ जाती है और भागती हुई पहुंच जाती है वहां पर। तो ये एक ऊर्जा जो है, एक जुनून है, ये ऐसा जुनून है कि आपके अंदर ऊर्जा पैदा करता है, और वक्त भी निकलता है, घर परिवार भी पलता है, सबका सहयोग भी मिलता है। मेरी दिनचर्या सुबह बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरी जो बच्ची साइकोलॉजिस्ट जो है, वो एक हाई स्कूल है यहाँ का, जयपुर का बड़ा फेमस, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट है, वहाँ की काउंसलर है ये। तो वो 7:25 पर उसको स्कूल पहुंचना होता है।
तो मुझे उसका ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है। मतलब मेरी बिटिया अभी 29 ईयर्स की हो गई, बट अभी तक टिफिन जाता है उसका, तो मैं उसका टिफिन भी मैं खुद बनाती हूँ और मैं उसका टिफिन जरूर भेजती हूँ, उठ करके ब्रेकफास्ट बनाना। तो जब जुनून होता है तो सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। ऑब्स्टिकल्स अपने आप आते ही नहीं है जब आपके अंदर इतना जुनून होता है। तो मैंने मेरा नी रिप्लेसमेंट करवाया था 2016 में, तो मुझे लोग पूछने लगे कि आप 1 महीना भी नहीं हुआ और आप अभी फिर से बाहर निकल गई हैं, तो आप कैसे कर पाती है, आपका ऑपरेशन हुआ भी है या आपने सबको झूठ बोला है, पूछने लगे थे मुझे लोग। तो वो एक जुनून मुझे बैठने नहीं देता है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के रहते हुए भी मैं बैठती नहीं हूँ। मैं रात को 12 बजे भी, 12:30 बजे भी कोई मेरे पास केस आता है तो मैं पहुंचती हूँ मदद के लिए। रात को भी मैंने सबको ओपनली बताया हुआ है कि आधी रात को भी अगर कोई मुझे कॉल करेगा तो मैं मदद के लिए जरूर पहुंचूंगी, और मैं पहुंचती हूँ। बहुत 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 अच्छा, गर्व है आपका। पुष्पलता तनेजा जी का इस समय डिस्प्ले हो रहा है कि हमें आप पर गर्व है, और आप बहुत बहादुर है, सही में आप बहुत बहादुर हैं। और पटल के उस पार सुधा राजबोधवी जी जुड़ी हैं, स्वागत है सुधा जी आपका। आप बहुत प्रसिद्ध हो गई हैं, ठीक है, प्रसिद्ध भी हैं, बहुत से लोग आपको जानते भी हैं, बहुत सारे अवार्ड भी आपको मिल गए हैं, और आपके अपने इस तरह से, मतलब इन सब चीजों के चलते आपको कुछ अपनी समाज सेवा करने में मदद मिली है इस तरीके से? कुछ आसानी हो गई है कि आपको, अगर भाई इतनी प्रसिद्धि मिल गई है या आप इतने सारे अवार्ड से लिए हुए हैं, तो समाज सेवा करने में कुछ इससे आसानी होती है, मतलब कुछ ऐसा आपको लगता है? सबसे पहले तो कोई भी उम्र है, अगर उसके अंदर अगर आपको प्रशंसा मिलती है, कोई भी आपको अप्रिशिएट करता है, तो आपके अंदर एक ऊर्जा जो भरती है, वो अपने आप को और मोटिवेट करती है कि और आप आगे जाना है, हमें और आगे बढ़ना है। तो सबसे पहली चीज तो ऊर्जा हमें जो इस चीज से मिलती है। उसके अलावा जैसे जैसे आपको लोग जानने लगते हैं और आपका कार्य देख करके उसको सराहना करने लगते, जब उसको सराहना मिलने लगती है तो लोग भी आपके साथ, आपको मदद के लिए आपके पास आने लगते हैं। अभी छोटा सा इंसिडेंट आपको मैं मदद का बताती हूँ। मैंने शेयर किया था अपनी सोशल मीडिया साइट पर कि मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाह रही हूँ, और स्पेशल बच्चे थे तो उन बच्चों के लिए मुझे करना है। तो मेरे पास कई ऐसे स्ट्रेंजर्स के कॉल्स आए हैं, ऐसे स्ट्रेंजर्स जिनसे मैं नहीं मिली हूँ, और मतलब काफी सीनियर सिटीजन उनके भी मेरे पास आए हैं, और उन सब ने मुझे मदद करी है। मतलब 56 स्पेशल बच्चे थे वहां पर जहां पे मैं मदद के लिए गई थी, तो उनके लिए 56 रजाइयां मैं मेरी गाड़ी में भर के लेकर आई हूँ। एक अंकल ने मुझे कॉल करके बताया, बेटा मैं आ तो नहीं पाऊंगा देने के लिए, आप कैसे कलेक्ट करोगे? मैंने कहा अंकल मैं आऊंगी आपके पास लेने के लिए, और मैं उनको लेने के लिए उनके पास गई हूँ। मैं अपनी गाड़ी में 56 रजाइयां भर के ला करके उनको देकर आई हूँ। तो वो अंकल ने भी सिर्फ और सिर्फ मेरे कार्यों को देख करके ही मुझे जाना, मैं उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी मेरी। तो आपके जब कार्य देखते हैं, और आज का जो वक्त है उसको देखते हुए, आज कोई भी एक आम व्यक्ति आपसे पैसों की डिमांड करेगा या आपसे किसी भी वस्तु की डिमांड करेगा, तो आपके अंदर एक ऑटोमेटिक एक क्वेश्चन आएगा कि पता नहीं ये अपने जेब में ना डाल ले, अपने घर ना ले जाए। जी हाँ, जी। एक आम समस्या आती है समाज सेवियों के साथ, जब उन्हें कोई नहीं जानता। आज मुझे इतने वर्ष हो गए, 35 वर्ष एक बहुत लंबा पीरियड होता है कि मैं 35 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। तो मुझे आज ना सिर्फ राजस्थान, मुझे पूरे देश में जहां जहां मेरी पहुंच है वहां वहां मुझे इन चीजों के लिए जाना चाहता है और मदद भी की जाती है। तो समाज के तबके नहीं कह सकती, मतलब किस तरह की ज्यादातर आपसे मदद की गुहार आती है? देखिए बच्चे, छोटे बच्चे तो जो पढ़ाई वढ़ाई के लिए, उनके लिए मदद की तो आती होगी, लेकिन मैं आजकल जो देखती हूँ सबसे ज्यादा एक डोमेस्टिक वायलेंस के, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जी। और एक सीनियर सिटीजन्स के बहुत सारे केसेस आते हैं। तो आपके पास किस तरह के केसेस आते हैं? मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, और सीनियर सिटीजन्स के एज सच केसेस बहुत ज्यादा नहीं आए मेरे पास, लेकिन उनके लिए भी कार्य हम कर रहे हैं। एक ओल्ड एज होम हम बहुत जल्दी, हमारा आशियाना करके हम लोग अभी ओपन करने वाले हैं, इसी नवरात्रों में हम उसकी इनॉग्रेशन कर देंगे।
वो भी अभी हमने स्टार्ट किया है। और वैसे मैं खुद पर्सनली वृद्धाश्रम के बहुत अगेंस्ट हूँ। मैं उसको एक वृद्धाश्रम का नाम न दे करके, क्योंकि आज हमारे समाज की जो हालत हुई है वो ये देख करके मुझे बड़ा तकलीफ होती है कि वृद्धाश्रमों की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। आज जिनके घरों में माँ बाप नहीं है या जिनके घरों में कोई सीनियर नहीं है, उनके परिवारों के जो बच्चे हैं या वर्किंग पेरेंट्स हैं, उनसे अगर कोई पूछे तो एक सेफ सिक्योर एटमॉस्फेयर नहीं है। आप पेड सर्वेंट्स ला करके रखते हो जिनको आप बिल्कुल भी आप विश्वास नहीं कर सकते उनके ऊपर। तो मुझे लगता है कि इनकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन परिस्थितियां कई परिवारों की ऐसी हैं कि इससे भी हम नकारा नहीं कर सकते इसको भी हम, कि अच्छे अच्छे परिवारों के लोग भी आज वृद्धाश्रम में जाकर के रहना पड़ रहा है। परिवार की परिस्थिति ऐसी, मल्टी मिलियनियर्स जो हैं वो भी जाकर के रह रहे हैं। उनके पास इतना पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो अपने कॉटेजेस में रह रहे हैं वहां जाकर। बट उनको घर में लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं और उन्हें साथ चाहिए। अकेले अगर कोई एक अकेला मेल मेंबर है या कोई फीमेल है तो उसको लुक आफ्टर करने के लिए अगर कोई नहीं है तो उसे भी लगता है कि मैं वृद्धाश्रम में चली जाऊं। तो वहां भी जाकर के हम सीनियर सिटीजन्स को, यहाँ जयपुर में बहुत सारे ऐसे वृद्धाश्रम हैं जहां पर आपको फाइनेंशियल या खाने पीने की मदद के अलावा आपको वक्त भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ ऐसे कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर बेड रिडन पेशेंट्स हैं। एक हॉस्पिटल है उसके अंदर, वो बेड रिडन पेशेंट्स हैं। तो वहां जाकर के हम उनके लिए प्रोफेशनल सिंगर्स को ले जा करके भजन गा दिया। तो बहुत हमें आशीर्वाद दिया उन सब ने और बहुत उन्होंने एंजॉय किया भजन वगैरह, कि एटलीस्ट हमें कोई मिलने आया। और बुजुर्ग को अगर भजन सुनने को मिले तो वो वैसे ही बहुत खुश हो जाते हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं वो, और हमें उनका आशीर्वाद मिलता है, वो बहुत ही अमूल्य है। वो इतनी पैसों से हम उस आशीर्वाद को कभी खरीद नहीं सकते। तो इस तरह से भी हम लोग अपना टाइम उनके सीनियर्स के लिए करते हैं। जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं वो मेरे पास डायरेक्ट आते हैं, वो किसी संस्था के माध्यम से ना आके डायरेक्ट आते हैं। तो उसमें एक केस मेरे पास बहुत अजीब सा आया था। एक यंग बच्ची का केस था, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था शादी को, और उसके हस्बैंड उसे बहुत टॉर्चर कर रहा था कि विद इन 15 मिनट्स अगर उस बच्ची को रेस्क्यू नहीं किया तो उसका हस्बैंड उसे मार देगा। इस तरह का केस आया था और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं उसको कर पाई रेस्क्यू, और उसको मैं लेकर आई। उसके पेरेंट्स काफी 5-6 घंटे दूर जयपुर से रहते थे, वो रात को चले हैं, तब सुबह 4 बजे पहुंचे हैं। उस बच्ची को मैंने पूरी रात अपने पास रखा है, थाने से छुड़वा कर अपने पास लेकर आई हूँ, और अकेली अपनी गाड़ी उठाती हूँ और चली जाती हूँ, अकेली पहुंच जाती हूँ। उस बच्ची को थाने से लेकर के भी आ गई। तो इस तरह के जो केसेस आते हैं तो मुझे लगता है कि एक ईश्वर ने मुझे एक जरिया बनाया इस तरह की मदद के लिए, तो मुझे क्यों नहीं करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। और बल्कि मैं क्यों, सभी को करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति इस तरह का केस देखे, तो आज उस बच्ची के साथ कुछ हो जाता तो उसके माँ बाप तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते, और उसके माँ बाप इतना दूर थे बच्ची के कि वो पहुंच ही नहीं सकते थे। तो उन्हें किसी ने कहीं से मेरा नंबर मिला, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानती थी, उन्हें किसी ने मेरा नंबर दिया, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और बोला सिर्फ आप ही हैं जो हमारी बच्ची को बचा सकती है। तो एक मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी उन्होंने। अब मुझे मेरी जान पे खेल पे भी उस बच्ची को तो बचाना ही था, और मैंने उस बच्ची को रेस्क्यू किया और अभी खुश है बच्ची, बहुत खुश है, सब नॉर्मल सेटल हो चुका, अभी बहुत खुश है बच्ची को। तो कई बार ऐसे चैलेंजेस आते हैं आपके पास, और कई केसेस में क्या होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए आप बिल्कुल लास्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं उसको मदद के लिए, और वो महिला या वो पुरुष बैकफुट हो जाता है। समाज क्या कह देगा, या हमारे घर वाले हमसे लड़ लेंगे, या कुछ हो जाएगा। तो यहाँ आकर के कई बार हमें बहुत तकलीफ होती है कि हमने इतनी भागदौड़ करी, इतना कुछ किया, और लास्ट मोमेंट पे वो केस ही विड्रॉ कर लिया उन्होंने। तो कई बार इस तरह के केसेस भी आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके पास कोई भी केस आता है तो आपको एटलीस्ट उसकी सुन करके उसको, अगर हम मदद ना कर सकें तो एक मॉरल सपोर्ट तो हम कर ही सकते हैं उसको। तो वो मैं जरूर, मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं तो मैं वो जरूर करती हूँ। तो एक अभी मैं प्रश्न देख रही थी, कुमार सुरेंद्र सागर जी का कहना था पति ज्यादा पीड़ित हैं आजकल। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या पुरुषों की तरफ से भी कभी कोई ऐसा केस आता है कि जिससे आपको लगता है कि भाई इनको भी मदद की जरूरत है? डोमेस्टिक वायलेंस में पुरुष भी आजकल ग्रसित हैं।
बिल्कुल सही है। पुरुष बहुत ज्यादा ग्रसित हैं क्योंकि महिलाएं अपने अधिकारों का बहुत ज्यादा नाजायज फायदा उठा रही हैं। मेरे पास जो महिलाओं के केसेस आते हैं, मैं उसमें डायरेक्ट महिला को जब तक मदद नहीं करती जब तक मुझे दोनों पक्षों की स्टोरी समझ में ना आए या मैं जानकारी दोनों नहीं को ना है। समझ, जब तक मुझे दोनों की जानकारी नहीं मिलती तब तक मैं किसी एक को मदद नहीं करती। ऑन स्पॉट कर दिया मैंने मदद, मान लो किसी महिला को मारपीट हो रही है तो हम बचा लिया जाएगा, लेकिन उसका जो निष्कर्ष निकालना है वो जब तक दोनों पक्षों को ना सुनो तब तक एक तरफा हम डिसीजन नहीं दे सकते कहीं भी। तो पुरुष भी है, ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जिन्हें मैं देख रही हूँ जो बहुत परेशान हैं, और महिलाएं जो है अपने अधिकारों का नाजायज फायदा उठा करके उन्हें कैसे कैसे फंसा रही हैं। तो उनके लिए भी हम, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो चाहे बच्चा हो कोई भी हो, हम हर एक के लिए हमेशा साथ हैं। आपको ये क्वेश्चन आपकी बातों से मेरे दिमाग में आया। आपको जी 35 वर्ष हो गए समाज सेवा जी करते हुए, जी तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या समाज में, क्योंकि मदद तो आप करती हैं, चेंज आया है कुछ कि अब ये जेंडर डिस्कशन हम कर रहे हैं पुरुष और महिला का, तो जी क्या मतलब उसमें कुछ फर्क आया है क्या बच्चों की साइकोलॉजी में या पेरेंट्स की साइकोलॉजी में या किसी और चीज में कुछ फर्क आया है कि जिसमें समाज सेवा की अब ज्यादा जरूरत पड़ने लग गई है? पहले मुझे लगता है इतने समाज सेवा की आवश्यकता नहीं होती थी, सब लोग मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे और ठीक रहते थे, इतनी मतलब हाय तौबा या वो नहीं थी। तो जी इस जी। बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल अभी ज्यादा जरूरत हो गई है क्योंकि एक तो ये सोशल मीडिया जो है इसकी वजह से क्राइम बहुत बढ़ गया है, जी। सोशल मीडिया की वजह से। तो हमें अवेयरनेस के लिए भी बहुत जगह काम करना पड़ता है क्योंकि कई बार रक्षक या भक्षक का काम कर जाता है सोशल मीडिया, स्पेशली ये जो जी। स्मार्टफोन्स हैं ये हाँ। बच्चों के लिए। तो हम कई बार इस तरह के लिए भी, हम अवेयरनेस से रिलेटेड भी हम बहुत सारी जगह काम करते रहते हैं। आज का अगर हम प्रकृति की बात करें तो आज आप देखिए कि इतना बुरा हाल हो गया है कि किसी भी आप मौसम को लो तो इतना ज्यादा परेशान, गर्मी भी एक्सट्रीम, हर चीज एक्सट्रीम में होने लगी है। तो आज प्लांटेशन करने की हम बहुत कोशिश करें तो जगह ही नहीं है प्लांट लगाने के लिए, जी। मतलब जगह जगह इतनी बिल्डिंग्स आ गई हैं। तो हम उसके लिए भी हम्म। अवेयरनेस का काम करते हैं क्योंकि प्रकृति के लिए बातें बहुत होती हैं, काम नहीं होते हैं। आज चाहे वो आप निम्न स्तर की बात करें और चाहे उच्च स्तर की बात करें, सब जगह बातें बहुत होती हैं, किताबों में अखबारों में बहुत कुछ होता है, जी। प्रैक्टिकली नहीं, जी। प्रैक्टिकली नहीं हाँ। होता। मैं हम्म। मैं अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा, चाहे वो पक्षियों के लिए परिंदा लगाना हो, चाहे पक्षियों के लिए पानी बाहर, पशुओं के लिए पानी की टंकियां रखनी हो, इन सब के लिए मैं उन्हें सबको हमेशा ये जरूर कहती हूँ कि एक परिंदा लगा करके हमें फोटो नहीं खिंचाना है। उसके अंदर अगर हम पानी नहीं डाल सकते तो आप परिंदा मत लगाइए। अगर आपको पानी डालना है, अगर पेड़ आपको लगाना है, अगर आप उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते, आप उसको उगने में आप उसकी मदद नहीं कर सकते पेड़ को, तो पेड़ आप मत लगाइए। हमेशा आप वो कार्य कीजिए जिसको कि आप कर पाए। जबरदस्ती आपको करने की जरूरत नहीं है, आप जी। दिखावे के लिए कोई भी कार्य ना करें। मैं हम्म। आपके माध्यम से भी सभी को ये कहना चाहती हूँ, आप जरूर आज का जो हमारे तापमान है, स्पेशली हमारे राजस्थान का तापमान डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए पानी की, खाने की व्यवस्था हम लोगों को जरूर करनी चाहिए। लेकिन करें तभी जब हम उसके अंदर पानी डाल पाए या दाना डाल पाए या पशुओं के लिए टंकियों में पानी डाल पाए। मैंने मेरे खुद के घर के बाहर टंकियां रखी हुई हैं सीमेंट वाली, जिनके अंदर नियमित रूप से मैं उनके अंदर पानी भरती रहती हूँ। और अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी दिन में 2-2 बार पानी भरना पड़ता है उन टंकियों के अंदर। हम्म। तो ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, आज वो टंकियां सूखी होती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गला सूख गया, मेरी हम्म। कोई प्यासी हूं मैं और मुझे पानी नहीं मिल रहा है, मेरे अंदर ये फीलिंग आती है। चाहे मेरे प्लांट्स जो मैं अपने घर में छोटा सा एक गार्डन भी अपना एक लगा रखा है जिसमें प्लांट्स लगा रखे हैं, तो उनमें भी अगर पानी सूखने लगता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गला सूख रहा है, हाँ, मुझे ये ये बात फीलिंग तो आती है। तो ये ये बात तभी तो आएगी जब जब आप उससे प्रेम करेंगे, किसी भी कार्य को आप प्यार करेंगे, तो ये फीलिंग ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाती है और तभी आप वो
एक जुनून के साथ इन सब कार्यों को कर पाते हैं। जहां तक मैं समझ पाई हूँ आपकी बातों से, समाज सेवा का कार्य जो है, इसका मतलब ये है कि आज वाकई दुनिया में प्यार की बहुत कमी हो गई है। जी। जो इतना मतलब ये कहिए कि प्रकृति से प्रेम नहीं है, प्रकृति प्रभावित है, इंसान को आपस में प्रेम नहीं है तो संबंध प्रभावित है, लोग प्रभावित हैं, पर्यावरण से प्रेम नहीं है, प्रदूषण है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि घर में 4 लोग हैं तो 4 गाड़ियां होनी चाहिए, भाड़ में गया प्रदूषण, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। जी। घर पहले छोटे घरों में 8 लोग रहा करते थे, अब 8 कमरों में 4 लोग रहते हैं। तो ये वाकई बड़ी मतलब दुखदाई स्थिति है। जी। तो अच्छा, अब प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम, पर्यावरण को बचाने के लिए प्लांट्स लगाने के लिए, लेकिन जो पशुओं के ऊपर भी ध्यान है, जो एक्सटेंट हो गए हैं, जो खत्म होने के कगार पर है, उनको कोशिश की जाती है कि वो खत्म ना हो। मुझे सबसे बड़ा दुख ये होता है, वो चिड़िया जो सुबह सुबह स्पैरो आती थी, ची 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 ची, जिसकी चहचहाट से आंख खुलती थी, वो दिखती ही नहीं है। जा रही है। जी। चहचहाट तो बहुत दूर की बात है, वो दिखती ही नहीं है। तो कुछ ऐसा है जो पक्षियों को बचाने के लिए किया जा सकता है? खाली दाना पानी से तो काम नहीं चलेगा। जागरूकता सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए जागरूकता, एक प्रेम, एक जागरूकता, एक जब तक हम लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे ही नहीं, क्योंकि एक लाइफ साइकिल होती है सबकी। आज इंसान को पक्षी भी चाहिए, पशु भी चाहिए, पेड़ पौधे भी चाहिए, हर चीज चाहिए। एक आपकी जो जीवन शैली है उसके अंदर आपको इतनी सारी चीजों की जरूरत है, हर चीज आपके जीवन से जुड़ी हुई है, हर चीज की आपको आवश्यकता तो है, लेकिन वो आवश्यकता को पूरी आप कर रहे हैं पैसे से, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी अगर आप उसके लिए काम नहीं करेंगे। तो ये एक जागरूकता बहुत जरूरी है, और इसके लिए भी हम लोग कई संस्थाओं में जुड़ करके इसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। श्री कल्पतरु संस्थान एक जयपुर की एक संस्था है जो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। मैं भी उससे आज 10-12 साल से उस संस्था से भी जुड़ी हुई हूँ, और हमारा कितने लाखों प्लांटेशन का हमारा रिकॉर्ड है, और परिंदे का भी हमारा वन विभाग राजस्थान से भी हमें सम्मानित किया गया है इसके लिए। और हम लोग काम के साथ साथ जागरूकता पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं हो, अगर हम लोगों को जागरूक नहीं कर पाएंगे तो फिर वो चीज करने का कोई फायदा नहीं है। वो हम फोटो खिंचा लेंगे करा करके और हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे, हमें अवार्ड भी मिल जाएंगे उस चीज के लिए, लेकिन जो अवार्ड ऊपर से वाला देगा वो तो हम जब तक लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो अवार्ड हमें, वो एक्चुअल अवार्ड है, वो हमें ईश्वर से जो प्राप्त होगा वो अवार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। जी। अच्छा, एक प्रश्न ये है, अभी अब हम बात कर रहे थे वृद्धाश्रम की, और ये जो है, तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि सरकारी जो वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, जी, वहां पर आप मिलने जा सकते हैं, देखने जा सकते हैं, आपको देना है उनको कुछ तो आपको मैनेजमेंट को देना पड़ेगा, जी, है ना? क्योंकि मुझे ऐसा कुछ याद है कि मेरा एक छोटा-सा मैंने क्लब बनाया हुआ है, तो हम चाहते थे कि हम वृद्धाश्रम जाएँ, तो वहाँ हमें पता करने पर ये लगा कि आप उनसे डायरेक्ट मुलाकात 1 टू 1 नहीं कर पाएँगे, आपको जो देना है हमें दीजिए। जो मेरा एम ये था कि हम थोड़ा टाइम उनके साथ बिता सकें और उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो जिस चीज़ की डिमांड करें, हम उनको प्रोवाइड करें। कई बार ऐसा होता है ना कि बुज़ुर्ग, किसी की कोई ज़रूरत है, किसी को कोई ज़रूरत है, और बात शौक की होती है। हमें ये था, अगर किसी को एक छोटा ट्रांजिस्टर भी चाहिए, भजन सुनने के लिए चाहिए या कुछ गाने सुनने के लिए चाहिए, तो हम प्रोवाइड करें। तो वहाँ मुझे मैनेजमेंट ने से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कहीं लाल फीताशाही आपके काम के आड़े आई? समाज सेवा के क्षेत्र में कई ऐसे परेशानियां हमें पुलिस विभाग से जब आमना सामना होता है, या प्रशासन से कई बार कई चीजों में, जैसे ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, तो इसमें भी मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं समाज सेवा कर रही हूँ, आज मुझे 35 वर्ष हो गए और मुझे आज सब लोग जानने लगे हैं मेरे कार्य को, तो पुलिस और प्रशासन से मेरा हमेशा एक आग्रह रहता है कि हम लोगों को इस तरह की कोई एक सुविधा दी जाए कि हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकें इन्हें और हमारी बात की सुनवाई हो। क्योंकि
हाथ पैर जोड़ने का ही काम करने में लगे रहें और हमें फिर भी वो चीज नहीं मिलती जो हम चाह रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए पुलिस और प्रशासन से मैं हमेशा आग्रह करती आई हूँ और करती रहूंगी कि हमें कुछ इस तरह की जो एक हाई लेवल पर जो काम कर रहे हैं, एटलीस्ट आप उन्हें इस तरह का कुछ दें, सुविधा दें, उन्हें इस तरह की कोई एक अधिकार दें कि वो डायरेक्टली पुलिस तक अप्रोच कर सकें। आज कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस है तो मैं 100 नंबर पे फोन ही करती रहूंगी, वो फोन कभी नहीं उठेगा, और उठेगा भी तो बहुत जल्दी से उसकी सुनवाई नहीं होगी, और सुनवाई भी हुई अगर मान लो कोई निचले तबके का कोई व्यक्ति है तो उसको तो गाली गलौज करके पुलिस वैसे ही भगा देती है, तुम लोग तो आईएएस, तुमने ये कर दिया, तुमने जी, वो कर दिया। तो ये चीजें तो मेरे सामने रोज आती है, रोजाना आती हैं, और मैं ये ओपनली, मैंने कई उसमें जाकर के ओपनली बोलती हूँ कि आप हमें एक दिन के लिए कुर्सी पकड़ाइए, हम सॉर्ट आउट करके दिखा सकते हैं आपको। तो कुर्सी मुझे नहीं चाहिए, एक कहने वाली बात है कि आप हमें आप जरा सा कुछ एक इतना सा एक अधिकार तो दीजिए कि हम आप तक अप्रोच करें तो एटलीस्ट हमारी सुनवाई हो जाए। आज मेरे घर में घुस करके अगर कोई मेरे साथ कोई वारदात कर जाता है और मैं यहाँ पर इतने लोगों की मदद करने के बावजूद मुझे मदद ना मिले, तो मेरी समाज सेवा मुझे लगता है व्यर्थ गई, थैंकलेस जी, जॉब था मेरा, जो भी था। तो हाँ, कई बार आप बहुत विचलित होते हो इन चीजों को लेकर के, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ये सेवाएं वाकई में हमें नहीं मिल पाती हैं। मैं यहाँ पे महिला जेल है, सेंट्रल जेल जयपुर की, वहां पर भी मैं कई बार वहां पे गई हूँ। वहां पे भी मैंने जरूरतें पूछ करके उनकी जरूरतें पूरी की हैं। मैं जाती हूँ, मैं महिला कैदियों से मिली, पूरी बैरिक्स उनकी देखी जा करके। तो उनकी हमने रिक्वायरमेंट पूछ करके और दिया हमने मैनेजमेंट को ही। हम 1-to-1 ऐसी जेल जैसी जगह पे तो आप भी समझ सकते हैं कि सुरक्षा के नजरिए से भी अलाउड नहीं होता है, तो हम लोग भी उसके लिए हम जिद भी नहीं करते कि सुरक्षा की बातें, वहां पे सब तरह के कैदी हैं वहां, तो हमें भी नहीं पता कि कौन किस तरह का कैदी है। तो वहां सुरक्षा के नजरिए से वो हमें रोकते हैं, वहां तक ठीक है, हम बिल्कुल उस चीज को डिसएग्री नहीं करते, हम मानते हैं उनकी बात को। लेकिन नहीं, जहां जेल की बात तो ठीक है, हाँ, लेकिन जी, वृद्धाश्रम जैसी जगह, वृद्धाश्रम अनाथालय जैसी जगह, वो जी, जी, थोड़ा चुभती हैं ये चीजें। बिल्कुल चुभती हैं। बहुत सारी जगह आप चाह के भी कर नहीं पाते हैं, आप हाँ, बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप कर नहीं पाते हैं, तब लगता है कि हम इतना चाहते हैं लेकिन हमारी चाहत भी व्यर्थ जा रही है कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे किसी के लिए। तो हमने इतना काम किया वो व्यर्थ ही जा रहा है कि हम जब यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते। तो इनमें भी यही होता है, अगेन वही अप्रोच लगा करके आप जाओ। तो मुझे लगता है कि अप्रोच की जरूरत क्यों पड़े। आज मान लो हाँ, मेरी अप्रोच, मुझे मैं एक बात को अगर मैं मानूं कि हाँ मेरी अप्रोच है, मैं आज कहीं भी अप्रोच लगा के पहुंच जाऊंगी, सीएम पीएम सब जगह मान लो पहुंच गई, फॉर एग्जाम्पल मैं पहुंच गई, लेकिन सिर्फ मैं ही क्यों, जितने भी बाकी के समाज सेवी वो क्यों नहीं, मेरा प्रश्न ये हाँ, है। तो जी, सुविधा ये एक समाज सेवियों के लिए, एक संस्थाओं के लिए आप मॉनिटरिंग करिए, सरकार पुलिस प्रशासन मॉनिटरिंग करे कौन किस लेवल पर काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें परमिशन देनी चाहिए। हम्म, स्पेशली अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम वगैरह जो है, यहाँ तो परमिशन देनी चाहिए। उनके साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करने के लिए, उनकी समस्याओं को जानने के लिए और सुलझाने के लिए थोड़ा सा समय हमें दिया जाए, तो मुझे लगता है कि हम उनकी जीवन का शायद कुछ पल बढ़ेंगी। जी, सीनियर बहुत सारी सिटीजन्स हैं समस्याएं जिनको, बातचीत से सुलझाई जा सकती हैं। जी, जी, क्योंकि एक निराशा जो जब आपके अंदर पूरी तरह से आप निराशित हो जाते हो और पूरी तरह निराशा से भर जाते हो, तो उसमें अगर आपको कोई वक्त देने वाला मिलता है, तो आप उससे बात करते हो, तो बहुत कुछ आपकी बात करने से ही आपकी अंदर की नेगेटिविटी बाहर आती है। जी, तो वो जी, चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां मिलनी चाहिए परमिशन। मैं हर जगह मेरा तो अनुरोध रहता है, हम सिर्फ हम्म, रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, जी, तो हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं और आगे तक करते रहेंगे कि हमें परमिशन दी जाए, और ईश्वर जो चाहेगा उसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ईश्वर से भी हमारी प्रार्थना रहती है कि हमें इतनी शक्ति दे, इतना मजबूत बनाए कि हम ये सब समस्याओं का समाधान कर पाए। जी। पटल के उस पार कुछ लोग जुड़े हैं। मिसेस पूनम खंगरोट जुड़ी हैं, स्वागत है आदरणीय आपका। मिसेस मूमल खंगरोट जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। आदरणीय गुलशन ग्रोवर जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। आदरणीय संगीता पहुजा जी जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप लोग जुड़े। तो चलते चलते कुछ प्रश्न, जी, मान लीजिए मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ,
जी। तो ग्रास रूट लेवल पे जब इतने सारी बाधाएं हैं, तो क्या किया जाए? किस तरह से कोई शुरू करना चाहेगा? अपने घर से शुरुआत की जाए। सबसे पहले जी। चैरिटी बिगिंस एट होम हाँ। बोलते हैं ना, घर से शुरुआत होती है। तो मैं हाँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियली नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारी हाउस होल्ड हेल्प्स हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हमारे घरों में आकर के हमारा कचरा उठाने वाले हैं, या हमारे खाना बनाने वाली, बर्तन वाली जो मेड्स हैं हमारी, जो भी हाउस होल्ड हेल्प हमारे पास आ रही हैं, नहीं भी आ रही है तो हमें आसपास, हमारे घर के आसपास कोई ऐसा है, और जिनको हम सिर्फ बातों से, हम एक मॉरल सपोर्ट से भी अगर हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक चैरिटी है। वो भी एक बहुत बड़ा आपने एक पुण्य का कार्य किया है कि आपने किसी को एक मॉरल सपोर्ट किया है। क्योंकि मॉरल सपोर्ट करने वाले भी आज के वक्त में लोग हैं ही नहीं। आज हाँ। मैं कितनी भी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हूं, अगर मेरे को कोई मॉरल सपोर्ट करने वाला नहीं है, मुझे कोई पुश करने वाला नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो मॉरल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास पैसा है तभी आप समाज सेवा कर सकेंगे। बिना पैसों पैसे के से बहुत ज्यादा तो सारी समय की जरूरत हो गई है। समय की जरूरत है आपको। आप समय निकालिए, आप किसी को समय चाहिए तो वो भी देना जरूरी वो भी दे सकते हैं आप। उसके लिए भी टाइम बैंक भी बने हुए हैं। टाइम बैंक करके भी एक संस्था है यहाँ पर, वो भी है। बनी अच्छा। हुई है, जिसमें आपको टाइम देना, उसमें और कुछ नहीं करना है, आपको टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की अवेयरनेस बहुत आ गई है आज समाज में, लोगों में, और लोगों ने इस तरह की संस्थाएं भी बनाई हैं, और बहुत अच्छे लेवल पे लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन वो संस्थाओं के बारे में अभी लोगों तक पहुंची नहीं है वो संस्थाएं। जी। अभी तक लोगों को मालूम ही नहीं है कि इस तरह की भी कोई संस्था है। तो ये अवेयरनेस हर जगह फैलाना। आज आपने जो मेरा प्रश्न मुझसे पूछा, वो प्रश्न कि हम समाज सेवा किस तरह करें अगर हम बाहर नहीं निकल सकते, या जो भी, तो जो भी आपके माध्यम से मुझे सुन पा रहा है, तो वो अपने घर से शुरुआत कर सकता है। आप अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, अपने हाउस होल्ड हेल्प, कोई भी एक बुजुर्ग, एक पशु, एक पक्षी, उसकी भी एक मदद कर रहे हैं, तो एक समाज सेवा ही कर रहे हैं। आप एक सेवा ही कर रहे हैं। सेवा कार्य के लिए आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं बिना पैसों की। तो वो करनी जरूर चाहिए, हमेशा करनी चाहिए समाज सेवा। जी। तो आपके माध्यम से मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दीजिएगा। समय होता चला आ रहा है, तो एक संदेश की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। मेरे उसके लिए आग्रह सभी आपसे। दर्शकों को सबसे पहले मेरा प्रणाम, और अभी सभी मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। मैं आप सबको एक सिर्फ एक ही संदेश है जो मैं मेरे हर प्लेटफॉर्म से हमेशा देती आ रही हूँ। हमेशा सबकी मदद कीजिए, और अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो कभी किसी का बुरा मत कीजिए। ये मेरा संदेश मैंने मेरे हर चैनल से, जहां जहां मैंने इंटरव्यू दिया, जहां जहां मैं जाती हूँ ऑन स्टेज, मैं ये संदेश हर जगह पहुंचाती हूँ। और आपसे भी मैं आग्रह करूंगी, आप भी ये संदेश लोगों तक पहुंचाएं कि हमेशा सबकी मदद कीजिए। अगर मदद नहीं कर सकते तो कभी किसी का बुरा ना कीजिए। ये मेरा एक संदेश है आप सबके माध्यम से। तो आदरणीय दर्शकों, मैं एक बार फिर से आदरणीय पूनम खंगरोट जी का पता आपको दोहरा रही हूँ। जिस को भी किताबें भेजनी हो, आप इस पते पर भेज सकते हैं। C3/237, C3/237, चित्रकूट, जयपुर, वैशाली नगर। चित्रकूट, जयपुर, वैशाली नगर। तो पूनम जी, बहुत बहुत आनंद आया, बहुत दिमाग की बत्तियां जली आपसे बात करके, बहुत सारी जानकारी मिली, और सच कहूं तो बहुत सारी प्रेरणा मिली। दर्शकों को मिली होगी, जरूर मिली होगी। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गर्व है हमें, आप जैसे लोग मिलते हैं, लोगों से जब हम मिलते हैं ना, तो हमें आप पर तो गर्व होता है, या हमें अपने आप पर भी गर्व होता है कि हम ऐसे लोगों से जुड़ रहे हैं, ऐसे लोगों से बातचीत का मौका हमें मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पटल के उस पार एक बार फिर सभी दर्शकों का, श्रोताओं का, सुधीजनों का, साहित्य मनीषियों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सही बात है संगीता जी, बहुत प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं पूनम जी, और
आशा करती हूँ ईश्वर आपको 100 साल से भी ज्यादा की आयु दे और आप हमेशा इसी तरह से बनी रहे, करती रहे सेवा। बहुत सारे लोगों को आपकी जरूरत है। तो इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि शुभ रात्रि। श्रोताओं, आपको भी शुभ रात्रि। बहुत धन्यवाद।